हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। तो सभी को राम राम। बता दीजिए एक बार, आपको ऑडियो वीडियो फुल विजिबल है आप लोगों को? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, ऑडियो वीडियो फुल विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी। तो आपके प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है। हाँ, तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा व राजे सिंधिया के स्थान पर अब कौन हो गए हैं? अब आपके भजन लाल जी शर्मा। हाँ, तो भजन लाल जी शर्मा आपके मुख्यमंत्री हो गए हैं। सांगनेर से जो आपके विधायक हैं, उन्हें आपकी बार और आपके मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो राजस्थान के अंदर एक नया सीएम आप लोगों को मिला है। चलिए साहब, ठीक है। चलिए तो अब अपन अपनी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। हाँ जी, आपके क्वेश्चन जो भी हैं, तो सर राजस्थान हिस्ट्री क्लास कब से स्टार्ट करोगे? प्रतीक राठौड़ जी, किसके लिए एक बार ये बता दें, किस पर्पस के लिए एक बार फटाफट से बता दें। हाँ हाँ जी भाई, चलिए तो रेडी हैं आप सब? ओके ओके ओके। तो पहले तो देखो, आज अपनी जो क्लास है ना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज अपनी पहली बात तो आप लोग भी कमेंट कर देना साथ के साथ, आज अपनी क्लास थोड़ी लंबी क्लास है। लगभग 2.5 से 3 घंटे में आपकी क्लास लेने वाला हूँ, ये वाली क्लास कल्चर की, जिसके अंदर मैं आज चित्रकला का टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये 2.5 से 3 घंटे की अपनी क्लास रहने वाली है। फिर कल भी अपन ऐसे ही एक क्लास रखेंगे, और कल वाली क्लास जो रखेंगे उसमें भी अपन जैसे, क्योंकि कल्चर को एक बार फ्री कर देते हैं। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। चलिए तो करते हैं अपन शुरुआत एक बार यहाँ पर। हाँ जी, रेडी? सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि कोई भी शेड्यूल। हाँ सर, हम अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए साहब। अच्छा, चलिए साहब। ओके ओके ओके, आचार्य सहायक आचार्य बैच के वीडियो टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाए हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वही चल रहा है आप लोगों के। ओके ओके। हाँ, जो तक्षशिला वाला बैच है ना, जो आर एस फाउंडेशन वाले स्टूडेंट है, उनका थोड़ा सा अपन है ना, मैं एक बात कह दूं आप लोगों को, आप वाले में थोड़ा सा भी रुक जाइए। मतलब मैं प्रॉपर तरीके से आपको हैंडल करूंगा एक बार, लेकिन उससे पहले मेरे को क्या है, थोड़ा सा एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद में थोड़ा सा आर एस मेंस, मतलब ये महीना मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा रे। उसके बाद फिर आप लोगों पे पर्टिकुलर पूरा फोकस करूंगा, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर। तो देखो आप लोग यहाँ पर, अब अपन पिछली क्लास में अपन ने बात की थी आपके, मैं जैसे बता रहा था कि अपन मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ रहे थे, और मेवाड़ शैली के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, और मेवाड़ शैली के साथ ही मैंने आपको उदयपुर शैली बताई थी, कि उदयपुर शैली के अंदर कैसे कैसे अपने को यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना? इसके बाद में देखिएगा आप लोग, मैंने आपको बताया था कि ये चित्रकारों के बारे में, कि चित्र कौन कौन से, तो आपके जगत सिंह के बारे में बता दिया था, और उदयपुर शैली के अन्य चित्रकार भी मैंने आपको बता दिए थे। आज जो मैं कुछ बातें आपके सामने बताने वाला हूं, उनके अंदर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सभी का ध्यान इधर भैया, ठीक है ना? हाँ जी, सभी का ध्यान एक बार इधर होना चाहिए। हाँ, तो ये सर ये क्लास किसके लिए? देखो, जहाँ भी कल्चर आता है ना, ये क्लास वैसे उनके लिए है ना। आई बात समझ में? चलिए तो सभी का ध्यान इधर। बिल्कुल वो करवा दूंगा, थोड़ा सा है ना आदिराज ढाका जी, थोड़ा सा उसको एक बार अपन देख लेंगे ना। अभी एक बार अपन इधर ध्यान देते हैं। सभी का फोकस पूरा पढ़ाई पर अब, है ना? छोड़ दो एक बार, जो भी है जो भी नहीं है वो अपन डिस्कस करेंगे। एक बार अपन ध्यान देते हैं। मैं एक दिन आपके लिए इसीलिए लाइव आ जाऊंगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स है ना, वो अपन आप मुझे शेयर करना, मैं पक्का ही उनका समाधान निकालूंगा, है ना? ध्यान रखना, पक्का ही अपन उनका समाधान निकालेंगे। आप परिवार के साथ हैं, ये परिवार है, ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? चलिए साहब, तो इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग बात कर रहे थे भैया उदयपुर शैली, और उदयपुर शैली के अंदर एक वर्ड आया था भाई, कलीला दमना। उदयपुर शैली के अंदर एक वर्ड आया था आपके, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपके? कलीला दमना। अब समझना, मेरे को इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो कलीला दमना है, ठीक है ना, इस कलीला दमना के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो क्या क्या बातें यहां पर निकल करके आती है, तो वो देखो आप लोग। सबसे पहली बात, ये जो कलीला दमना है, इसका चित्रण किसके काल में हुआ था भाई? आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बताइए फटाफट से। ठीक है ना? आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इसका चित्रण किसके काल में हुआ था। ये लो, मैंने जगह छोड़ दी है भैया, बताइएगा आप लोग। और ये भी बता देना आप लोग कि किसके काल में हुआ था, और ये बताना किसके द्वारा किया गया था। ये दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग, पढ़ते हैं ना आप लोग? तो बताओ देखें।
सबसे पहली बात तो फिर मैं आगे की बात बताऊंगा, सबसे पहले आपका कमेंट ही मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ भैया, है ना। एक बार फटाफट से बता दो। हेलो। पंद्रह तारीख तक भेजो, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर में बिजी हूँ, ठीक है ना। अभी मेरी 15 तारीख तक भेज दो थोड़ा सा ना, फिर मैं केवल आप ही को फोकस करूँ, ठीक है। हाँ जी भाई, चलिए भाई फटाफट से बता दीजिए आप लोग। मैंने जो पूछा उसका आंसर आपको देना है भैया। कलीला दमना जो है, ये कलीला दमना किसके काल में आपके चित्रण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। तो ये ध्यान रखना, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा आपके, कलीला दमना जो है ये आपके महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, यहाँ पर आपको आंसर देना है। इनके काल में, बहुत ही बढ़िया उत्तर आपने दिया, ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर, ये आपके नूरुद्दीन, कलीला दमना का चित्रण आपके और नूरुद्दीन ने किया था, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। आई बात समझ में। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ पर कलीला दमना के बारे में बात करते हैं। तो कलीला दमना आपके है क्या, तो वैसे तो अगर मैं बात करता हूं तो अपने एक विष्णु शर्मा करके एक राइटर है रे, ध्यान रखना। और विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। और विष्णु शर्मा की एक रचना है जिसका नाम है पंचतंत्र, है ना। विष्णु शर्मा की एक रचना है जिसका नाम है पंचतंत्र, ठीक है। इस पंचतंत्र का और अरबी भाषा में अनुवाद, ये जो पंचतंत्र है ना, इसका आपके कौन सी भाषा में, तो ये जो पंचतंत्र है इसका आपके अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ वो आपके क्या हो जाएगा, तो अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ ना वही आपके कलीला दमना हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ वही आपके क्या होगा, वही आपके और कलीला दमना के नाम से जाना जाता है। मतलब विष्णु शर्मा ने तो लिखी थी पंचतंत्र और उसका अरबी ट्रांसलेशन जो अपन बोलते हैं वो कलीला दमना। अब यहाँ पर आपके कलीला दमना है क्या भैया, तो भाई जानवरों की कहानियां हैं पंचतंत्र के अंदर। तो एक चीज अच्छे से सुन लेना, कलीला दमना आपके शेर के दरबार में दो गीदड़ हैं, आपके शेर के दरबार में, और क्या हो जाएंगे, शेर के दरबार में दो गीदड़ हैं जिनमें से एक का नाम है कलीला और दूसरे का नाम है आपके दमना। जरूर याद रखना, शेर के दरबार में क्या है आपके, दो गीदड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। एक का नाम कलीला और एक का नाम क्या हो जाएगा, दमना। आप गीदड़ भी बोल सकते हो, आप लोग सियार भी बोल सकते हो, है ना। तो ये आपके हो जाएंगे। लेकिन जब ये प्रश्न पेपर में आया था ना, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, अगर पेपर के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो आपके मेवाड़ शैली के दो पात्र, बात तो वही है ना, एक कहानी है, उस कहानी के दो पात्र हैं। तो मेवाड़ शैली के दो पात्र हैं, एक का नाम क्या है आपके कलीला और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा आपके दमना। तो ये तो आप लोग ध्यान रख लेना कलीला दमना के बारे में। अब इसके बाद में आगे देखो आप लोग, ठीक है, ये बात तो अपने क्लियर हो जाती है। अब अपने पास में जो अगला मुद्दा उठता है वो अपने क्या आएगा, भाई जो सर आप उदयपुर शैली पढ़ा रहे हो, जो आप उदयपुर शैली पढ़ा रहे हो, हमें ये बताओ कि इस उदयपुर शैली की क्या क्या विशेषताएं अपने को देखने को मिलेंगी। तो ये ध्यान रखना, उदयपुर शैली की विशेषताएं अपन यहां पर देख लेते हैं भैया, कि उदयपुर शैली की अपने को क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेंगी। भाई सभी का ध्यान इधर होना चाहिए एक बार के लिए, ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर नंबर 1, सबसे पहले तो आपके क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो मुझे बताना चाहिए कि प्रमुख रंग कौन सा है भैया, प्रमुख रंग कौन सा है, ठीक है ना। रंग के बाद में बात करूंगा कि ये जो उदयपुर शैली है इसमें कौन से वृक्ष का चित्रण ज्यादा हुआ है भाई, तो प्रमुख वृक्ष भी बताना पड़ेगा। नंबर 3 पर मैं बात करूंगा तो आपके आ जाएगा कि ये जो आपके उदयपुर शैली है, इस उदयपुर शैली के अंदर है, और ध्यान रखना आप लोग, रंग वृक्ष फिर पशु भी अपने को बताना पड़ेगा कि कौन से पशु का सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है। फिर ऐसे ही देखो नंबर 4 पर बात करेंगे तो नंबर 4 पर पूछेगा अपने से कि कौन से पक्षी का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ है, कौन से पक्षी का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, ये विशेषता मैं आपको और बता देता हूं भैया, सभी का ध्यान अच्छे से इधर होना चाहिए एक एक चीज पर। सबसे पहले रंग तो यहां पर काम में लिया गया है लाल एवं पीला, ध्यान रखना लाल एवं पीला, इसमें भी आप लोग याद रखना विशेषकर लाल रंग आपके सबसे ज्यादा काम में हुआ है। आई बात समझ में। प्रमुख रंग आपके हो जाएगा कदम्ब, रंग कौन सा हो जाएगा आपके कदम्ब, ये ध्यान रखना आप लोग, समझ में आई बात यहाँ पर, ठीक है। हाँ, कदम्ब का हो जाएगा आपके। फिर इसके बाद में प्रमुख पशु अगर अपन बात करते हैं तो प्रमुख पशु आपके आ जाता है हाथी। उदयपुर शैली में कौन से पशु का चित्रण अपने को ज्यादा मिलेगा, तो उदयपुर शैली में हाथी का चित्रण अपने को ज्यादा देखने को मिलेगा।
आई बात समझ में। फिर देखो आप लोग प्रमुख पक्षी, अगर पक्षी के बारे में बात करते हैं तो पक्षी आपके कौन सा आ जाएगा, चकोर पक्षी का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। कौन से पक्षी का, चकोर पक्षी। फिर देखो इसके अंदर अब और नई बातें क्या आती है वो यहां पर ध्यान रखना। तो जो आपके इसमें जो महिलाओं का चित्रण है ना, वो आप लोग जरूर ध्यान रख लेना। महिलाओं की मछली के समान आंखें, जो महिलाएं हैं उनकी क्या हो जाएंगी, आपके मछली के समान आंखें। मछली के समान क्या है, आपके आंखें। जो महिलाओं का जो चित्र बना हुआ है उसमें आपके मछली के समान आंखें हैं, मतलब मैं लिख सकता हूं कि मीनाकृत आंखें। ध्यान रख लेना क्या आ जाएंगी, आपके मीनाकृत आंखें आपकी आ जाएंगी भैया। मछली के समान आंखें हैं, ये विशेषता जरूर याद रखना, क्योंकि जोधपुर शैली में जब आप जाओगे तो वहां पर बादाम जैसी आंखें हो जाती हैं। वहां पर कैसी आंखें हो जाएंगी, आपके बादाम जैसी आंखें हो जाती हैं। यहाँ पर आपके कैसी आंखें हैं भैया, मीनाकृत आंखें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, इसके बाद में देखिएगा आप लोग, अगले बात करते हैं नंबर 6 पर क्या आता है अपने। नंबर 6 पर भैया आपके शिकार। अरे सर शिकार, अरे शिकार के सबसे ज्यादा चित्र जो है ना वो तो आपके कौन सी शैली में बने हैं, सुन लेना अच्छे से। शिकार के सबसे ज्यादा चित्र बने हैं ना तो वो तो आपके कोटा शैली में। रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, वो भी कोटा शैली में। रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, वो भी आपके कोटा शैली में। लेकिन ध्यान रखना, अगर अपने से पूछता है यहां पर कि भैया शिकार के चित्रों पर 3D प्रभाव, शिकार के चित्रों पर 3D प्रभाव, तो ये जरूर ध्यान रखना, शिकार के चित्रों पर आपके क्या आ जाएगा, शिकार के चित्रों पर 3D, जिसको अपन बोलते हैं त्रिविमीय प्रभाव। तो ये कौन सी शैली में आएंगे, आपके उदयपुर शैली। कितनी गजब की बात है बताओ, कि एक तो आपको क्या कह रहा है वो आपके कि शिकार के चित्र सबसे ज्यादा बने, कौन सी शैली में बने भैया, शिकार के चित्र सबसे ज्यादा आपके, और ध्यान रखना कोटा में बने। रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया कोटा शैली में। और शिकार के चित्र बनाने ही नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो कौन सी शैली में, तो वो आपके आ जाएगा, ध्यान रखना, उनियारा शैली, उनियारा शैली। और शिकार के चित्रों पर 3D प्रभाव, तो फिर आपके आंसर क्या आ जाएगा, उदयपुर शैली। ये ध्यान रखना आप लोग। और एक और बता देता हूं आपके यहाँ पर भैया, जो पुरुषों ने पगड़ी पहन रखी है ना, वो आपके कौन सी है, अटपटी पगड़ी। तो ये ध्यान रखना, अटपटी पगड़ी का चित्रण। ये तो वेशभूषा भी अगर आपने पढ़ा होगा ना तो भी आप लोग दिमाग निकाल सकते हो। आई बात समझ में, वो भी तो भी आप दिमाग निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखना, अटपटी पगड़ी का चित्रण। तो यहां पर आपके आ जाएगा अटपटी पगड़ी का चित्रण। समझ में आ गई बात यहां पर। तो ये चीजें आप लोग एक बार फटाफट से क्लियर कीजिए भैया। ये उदयपुर शैली समाप्त हो गई भैया। जो उदयपुर शैली होती है ना वो मैंने यहाँ पे समाप्त। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, ये उदयपुर शैली अपनी समाप्त हो जाती है। उदयपुर के बाद में मैं आगे चलता हूं तो अपने पास में आती है कौन सी, नाथ द्वारा शैली। ध्यान रखना आप लोग, उदयपुर के बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके आ जाएगी कौन सी शैली, नंबर 2 नाथ द्वारा शैली के बारे में एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बोले सर पहले चावंड बता देते, चलो तो ठीक है, तो आप कह रहे हो तो पहले चावंड पर डिस्कशन कर लेता हूँ। मेवाड़ की मोनालिसा वगैरह कुछ याद नहीं रखना भी है ना, कोई दिमाग ही नहीं लगाना आपको। जो मैं बता रहा हूं आप लोग उस पर फोकस करो, एक एक चीज पर। हाँ हाँ जी, चावंड शैली। वैसे आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से मेवाड़ की मोनालिसा आप किसको कहना चाह रहे हैं, फटाफट से बताइए। आप मेवाड़ की मोनालिसा किसको कहना चाह रहे हैं, एक बार बताएं। चावंड शैली के बारे में मैं यहां पर बात करूंगा, इधर देखिएगा आप लोग। चावंड शैली के बारे में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आप लोगों की सबकी नजर इधर होनी चाहिए भैया। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर चावंड शैली पर अपन ध्यान दें, चावंड शैली पर अगर अपन ध्यान दें तो ये ध्यान रखना आप लोग, नंबर 1 सुन लो मेरी बात। चावंड को राजधानी बनाने वाले कौन थे, तो भैया चावंड को राजधानी बनाने वाले महाराणा प्रताप थे। कौन हो जाएंगे, महाराणा प्रताप ने आपके चावंड को राजधानी बनाया। वहीं दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, उनका भी तो राज्याभिषेक आपके यहीं हुआ था।
महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, उनका भी तो आपके राज्याभिषेक यही हुआ था भैया। हाँ जी, रुक रही है वीडियो? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, वीडियो तो कैसे रुक रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ जी, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, एक सेकंड भाई, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, अब बताइए, अब ठीक है क्या? एक बार बताइए फटाफट से। हाँ जी, अब ठीक है, एक बार फटाफट से बताइए, अब भी बफरिंग हो रही है? हाँ जी, फटाफट से कमेंट करके बताइए, अब भी बफरिंग हो रही है या अब ठीक है? कमेंट कर दीजिए फटाफट से एक बार आप लोग। ठीक है, अब ऑल क्लियर नाउ? ऑल क्लियर? अटक रही है? अब भी अटक रही है? अब तो ठीक होनी चाहिए भाई। फटाफट से कमेंट कीजिएगा एक बार। अब तो मेरे हिसाब से ठीक है ना? अब ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए तो वापस आ जाइए अपने। तो भाई चावंड जो है ना, मैं आपको बता रहा था चावंड शैली। अब ये जो चावंड शैली आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो देखो आप लोग यहाँ पर, ये चावंड शैली आपके महाराणा प्रताप के टाइम पर शुरू हुई। किसके टाइम पर? क्योंकि महाराणा प्रताप ने ही तो आपके चावंड को राजधानी बनाया था। और ये ध्यान रखना, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट जो है ना, इन महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपके चावंड में रहे थे। मतलब ये दो ही राजा तो रहे जिसके जिनके टाइम पर आपके चावंड राजधानी रहा। तो मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं। इधर देख लो आप लोग अच्छे से एक बार, ध्यान देना इधर आपके, ठीक है ना? तो देखो आप लोग यहाँ पर महाराणा प्रताप के काल में तो आपकी ये जो चावंड शैली है ना, इसके बारे में मैं लिख सकता हूं कि महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखना कि महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद में देखिएगा आप लोग, दूसरे नंबर पर बात करते हैं। महाराणा प्रताप के काल में एक चित्रकार था और उस चित्रकार का नाम था आपके निसार दीन। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए कि महाराणा प्रताप के काल में एक चित्रकार था जिसका नाम था आपके निसार दीन। और ये जो निसार दीन है ना, इसी का नाम कुछ किताबों में आपको क्या मिलेगा? नसीरुद्दीन। ये ध्यान रख लेना, कुछ किताबों में आपको क्या मिल जाएगा भैया? नसीरुद्दीन। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो निसार दीन या नासिरुद्दीन अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके चित्रकार था और इसने आपके महाराणा प्रताप के टाइम पर एक चित्र बनाया था जिसका नाम है आपके ढोला मारू। कौन सा चित्र बनाया था इसने? तो आपके महाराणा प्रताप के टाइम पर इसने चित्र बनाया था ढोला मारू का चित्र। ठीक है ना? और ये जो ढोला मारू का चित्र है, ये कब बनाया था भैया? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1592 के अंदर बनाया था कि 1592 ईस्वी में, और महाराणा प्रताप के टाइम पर इन्होंने ढोला मारू का चित्र बनाया था। समझ में आ गई बात यहाँ पर? चलिए इसके बाद में देखिएगा आप लोग, ये जो आपके ढोला मारू का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं ना,
ये जो ढोला मारू का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसके बारे में एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अच्छे से सुन लेना मेरी बात को। ये आपके आज भी कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये आपके आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय, ध्यान रखना आप लोग, कहाँ पर रखा हुआ है ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय। और ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ये कहाँ पर है भैया, नई दिल्ली, ठीक है ना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। समझ गए मेरी बात को। तो ये महाराणा प्रताप के टाइम की बात है, ये तो आपके महाराणा प्रताप के टाइम की बात है, ये अच्छे से ध्यान रख लेना। क्लास प्रॉपर चल रही है क्या भाई? हाँ जी, कमेंट कर दिया करो जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई ठीक है। चलिए साहब, वैसे तो मैं चेक कर लेता हूँ आपके। हाँ जी, हाँ मोनालिसा वाले के मुरली मनोहर है क्या? ऐसा देखो, कोई ऐसा ऑथेंटिक वो नहीं मिलता अपने को, है ना, ऐसा कोई ऑथेंटिक उसमें सोर्स नहीं मिल रहा अपने को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर ये रखा हुआ है। फिर देखो आप लोग, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, अगर महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल में बात करूं तो ये जो आपके चावंड शैली है ना, इस चावंड शैली का सर्वाधिक विकास हुआ, चावंड शैली का सर्वाधिक विकास। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना कि चावंड शैली का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो आपके किसके काल में हुआ था, तो चावंड शैली का सर्वाधिक विकास अमर सिंह फर्स्ट के काल में हुआ। समझ गए, अमर सिंह फर्स्ट के काल में हुआ था, ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो वो भी आप लोग समझ लीजिए, इसीलिए अमर सिंह के काल को क्या कहते हैं, चावंड शैली का स्वर्ण काल। इसीलिए अमर सिंह के काल को क्या कहा जाएगा, चावंड शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह के काल को कहा जाएगा। अच्छे से याद रखना, समझ गए मेरी बात को। और अमर सिंह ने आपके मुगलों से की थी संधि, अगर ध्यान रखना आप लोग, अमर सिंह ने आपके मुगलों से संधि की थी। और जब अमर सिंह ने मुगलों से संधि की थी तो इसीलिए आपके इसके काल में और मेवाड़ शैली पर किसका प्रभाव पड़ता है भैया, तो मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव पड़ेगा भाई साहब। तो मेवाड़ शैली पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, तो मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव आपके इन्हीं के काल में पड़ेगा, अमर सिंह के काल में ही। तो ये भी ध्यान रखना। और वहीं दूसरी तरफ इनके काल में जो चित्रकार है, अरे भैया चावंड शैली में केवल और केवल एक ही तो चित्रकार है और उसका नाम आपके क्या हो जाएगा, वही निसारदीन। चावंड शैली में केवल और केवल एक ही चित्रकार है, उसका नाम है निसारदीन, या अपन क्या कह सकते हैं उसको, नासिरुद्दीन, ध्यान रख लेना। और नासिरुद्दीन ने यहाँ पर क्या किया आपके, तो यहाँ पर नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्र बनाया भैया। और कब की बात है, 1605। तो इसने आपके 1605 में और किसका चित्र बना दिया, तो 1605 में रागमाला का चित्र बनाया। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि 1605 में किसका चित्र बनाया, रागमाला का चित्र बनाया। और अच्छे से सुन लो, ये जो रागमाला है ना, ये जो रागमाला है, इस रागमाला के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट है। ये जो रागमाला है, ये रागमाला आपके मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट है, जरूर याद रखना, मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट। अरे सेट क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि दुकान पर जाकर भैया 10th की मैथ की बुक दे दो, तो वो तो बुक है भैया एक, मैंने कहा 10th की बुक का सेट दे दो, तो ये ध्यान रखना, ये मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट माना जाता है। लो साहब, बात खत्म यहाँ पर, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। फटाफट से चावंड को भी क्लियर करो, फटाफट से क्लियर करो चावंड को भी तुरंत। चाय वाय पियो तो बताओ तुम। इसके बाद में आती है नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली आ जाएगी इसके बाद में, नाथद्वारा शैली आपके आ जाएगी। तो नाथद्वारा शैली के बारे में भी देखो, इधर देखना, अगर अपने से पहला प्रश्न तो यही पूछेगा भैया नाथद्वारा शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ। एक तो प्रारंभ बता दो बोले और एक स्वर्ण काल बता दो। भैया एक चीज ध्यान रखना, महाराणा राज सिंह थे जिन्होंने आपके श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था आपके नाथद्वारा के अंदर। नहीं तो पहले नाथद्वारा को सिहाड़ कहते थे, पहले नाथद्वारा को क्या कहते थे भाई, सिहाड़ कहा जाता था। श्रीनाथ जी थे, श्रीनाथ जी का मंदिर महाराणा राज सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया था, महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, प्रारंभ और स्वर्णकाल दोनों ही किसके काल को कहते हैं, महाराणा राज सिंह।
आई बात समझ में? महाराणा राज सिंह के काल में ही तो नाथद्वारा शैली आपके प्रारंभ होती है और इन्हीं के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ये अच्छे से याद रखना। फिर नाथद्वारा शैली के अंदर मैं बात करूं तो जो भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, वो वल्लभ संप्रदाय का है ना, वो वल्लभ संप्रदाय का है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाथद्वारा शैली पर आपके किसका प्रभाव पड़ेगा? तो नाथद्वारा शैली पर आपके वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा। कौन से संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा? तो नाथद्वारा शैली पर आपके वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा। आप ये भी अच्छे से ध्यान रख लेना। वहीं पर अगली बात मैं करूं तो सुनना, यहां पर जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है ना, ये श्रीनाथ जी की मूर्ति आपके ब्रज क्षेत्र से लेकर आए थे। ब्रज क्षेत्र, वृंदावन वाले क्षेत्र से लेकर के आए थे भैया। वृंदावन से गोवर्धन और गोवर्धन से आपके और अपने यहाँ पर कहां पर? अपने और मेवाड़ में आ गई थी मान लो। तो ये ध्यान रख लेना। इसीलिए मूर्ति आई थी ब्रज से और आई थी उदयपुर। पहले तो ये उदयपुर वाला ही तो क्षेत्र था भैया, तो ये ध्यान रखना। तो आपके क्या हो जाएगा? ब्रज एवं उदयपुर शैली का समन्वय। ये दोनों मिक्स में आपको देखने को मिलेंगी। ब्रज एवं उदयपुर शैली का समन्वय आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब ये दोनों शैलियां आपके इसके अंदर मिक्स है, तब जाके आपके नाथद्वारा बनी। जहां पर ब्रज और उदयपुर दोनों का मिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, तब जाकर के आपके क्या बन जाएगी? नाथद्वारा शैली। फिर ध्यान देना इसके बाद में आगे बात करते हैं यही नाथद्वारा को लेकर के ही। अब जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा तो भैया वल्लभ संप्रदाय में तो भगवान कृष्ण की बात करते हैं, और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण हुआ। भैया किसका सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर चित्र बने हैं ना, वल्लभ कौन है ये सर? वल्लभ एक संप्रदाय है, ठीक है भाई। वल्लभ क्या है? एक संप्रदाय है, अपनी विचारधारा। जो भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करता है ना, वो वल्लभ संप्रदाय। जैसे अपन पढ़ते हैं ना दादूपंथी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, वैसे ही वल्लभ भी एक संप्रदाय है। तो ये इसमें कृष्ण लीला का सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है। फिर देखो इसके अंदर रंग कौन सा काम में लिया है। पहले तो मैं बता देता हूं, इसके अंदर वृक्ष कौन से पेड़ का सबसे ज्यादा चित्रण है? तो इसके अंदर आपके केले के पेड़ का सबसे ज्यादा चित्रण है। केला भी दे सकता है वो, कदली भी लिख कर दे सकता है, केला भी दे सकता है, ध्यान रखना, वो कदली भी लिख करके दे सकता है आपको। और भैया रंग पूछे ना तो कितनी आसान बात है, आप खुद ही बताओ भाई। केला प्रारंभिक तौर पर कैसे रंग का होता है? प्रारंभिक तौर पर बोले सर हरा होता है, उसके बाद में सर फिर पीला हो जाता है। हरा और पीला बोले सर उसके बाद में काला हो जाता है, फिर खराब हो जाता है ना। तो हरा और पीला तक ही उपयोगी है, तो हरा और पीला रंग इसके अंदर देखने को मिलेगा भैया। कोई पशु पक्षी का भी चित्रण देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल, गाय एवं मोर का चित्रण आप देखो इसके अंदर। गाय एवं मोर का चित्रण, क्योंकि भगवान कृष्ण का फेवरेट पशु क्या है भैया? भगवान कृष्ण का फेवरेट पशु गाय है, ध्यान रखना। तो गाय और मोर का चित्रण देखने को मिलेगा। बिल्कुल, केला भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। फिर इसके बाद में और बात करते हैं, और किसके चित्र मिलेंगे? तो पहली बात, चित्र तो मैं यहां पर बता दूंगा आपको, लेकिन पहले ध्यान रखना आप लोग, एक प्रमुख कला यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको हस्तकला में पढ़ा चुका हूं। यहां पर केवल और केवल नाम लिखूंगा, काम खत्म भैया। पिछवाइयां पढ़ाया था मैंने आपको। भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीला का चित्रण क्या कहलाता है भैया? पिछवाइयां कहलाता है। समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये जरूर याद रखना, प्रमुख कला आपके पिछवाइयां हो जाएंगी। फिर ऐसे ही अगर बात करता हूं, बोले सर फिर लगे हाथ चित्रकार भी बता दो, ठीक है ना, कि भाई चित्रकार आपके कौन कौन से मिलेंगे। बिल्कुल, वो भी आप लोग देखो, नाथद्वारा शैली में कौन कौन से चित्रकार हैं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया। चित्रकारों में नंबर 1 सबसे पहले आपके महिला चित्रकार, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। भैया असिस्टेंट प्रोफेसर वालों, तुम तो अच्छे से ध्यान रख लेना, तुम्हारे पेपर में हो सकता है छपा वही हो। कमला और इलायची, कमला और इलायची ये तो आपके महिला कलाकार हैं। कमला और इलायची जरूर याद रखना। इसके अलावा पुरुष कलाकारों में कौन है? इसके अलावा देखो आप लोग, पुरुष कलाकारों में किसका नाम आता है? तो पुरुष में एक तो नारायण का नाम आ जाएगा, नारायण प्रमुख कलाकार है भैया। ऐसे ही देखो आप लोग, बाबा रामचंद्र का नाम इसके अंदर आता है। सब भगवान विष्णु के ही तो नाम है, बाबा रामचंद्र का नाम इसके अंदर आ जाएगा। रामलिंग का नाम इसके अंदर आ जाएगा, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। चतुर्भुज, वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। चतुर्भुज के अलावा और क्या दे सकते हो भैया? इसके अलावा आप घासीराम का नाम दे सकते हो भाई, घासीराम, और एक विठल।
ये सब आपके उदयपुर शैली के चित्र का वो सॉरी नाथद्वारा शैली के चित्रकार हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा भैया ये वाले तो जरूर याद रखना, कमला और इलायची, कमला और इलायची जरूर याद रखना। आई बात समझ में? चलिए साहब, तो क्लियर ये वाली बात। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको नाथद्वारा शैली में अन्य चित्र कौन से देखने को मिलेंगे, अन्य बातें जो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, तो ये ध्यान रखना आप लोग। बैकग्राउंड मतलब कि पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड मतलब कि जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठभूमि। तो ये छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं कि पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, पृष्ठभूमि में क्या देखने को मिलेगी भैया, तो पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं, तालाब का चित्रण देखने को मिलेगा, तालाब का चित्रण देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपके आसमान से फूल बरसाते देवता, आसमान से फूल बरसाते देवता, ये भी देखने को मिलेंगे आपको। माथे पर तिलक, माथे पर तिलक, और भी भगवान कृष्ण से जुड़ी कोई भी बात, मां यशोदा, ग्वाल, बाल गोपाल, गोपियां, पुजारियों एवं गुसाइयों का चित्रण, पुजारियों एवं गुसाइयों का चित्रण, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना। ये सब बातें अपने को कहाँ देखने को मिलेंगी, ये सारी बातें अपने को नाथद्वारा में देखने को मिलेंगी। सर एपी का पेपर पोस्टपोन होने के चांस है क्या? नो कमेंट, कोई कमेंट मैं इस बारे में नहीं कर सकता, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, इसको अच्छे से याद कर लो। ये नाथद्वारा शैली भी कंप्लीट, फटाफट से नाथद्वारा शैली कंप्लीट कर लो भाई साहब। आगे बढ़े फिर, चलिए। तो ये नाथद्वारा शैली कंप्लीट, नाथद्वारा शैली के बाद में आगे बढ़ते हैं। लो एक बार आप लोग क्लियर कर ही लीजिए भैया। हाँ जी भाई, आगे बात करते हैं। सर मालती माधव एकादशी महात्म्य, ठीक है ना, मालती माधव का चित्र राज सिंह जी के टाइम पर बना था, ये मैं आपको जो भले ही बता सकता हूँ, ठीक है ना। अगर अपने से पेपर में पूछता है तो ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इधर देखिएगा आप लोग यहाँ पर अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एकादशी महात्म्य तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना राज सिंह जी के काल में शुकर क्षेत्र महात्म्य, शुकर क्षेत्र महात्म्य एवं मालती माधव का चित्र बना, मालती माधव का चित्र बना, तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रखना, शुकर क्षेत्र महात्म्य एवं मालती माधव का चित्र बना, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में आती है एक शैली जिसका नाम है आपके देवगढ़ शैली, जरूर याद रख लेना आप लोग। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली। देखो भाई, देवगढ़ शैली के बारे में अगर अपन बात करें, यहाँ पर क्या क्या विशेष बातें आपके बनती है देवगढ़ शैली को लेकर के, कुछ छोटे मोटे प्रश्न यहाँ पर देवगढ़ शैली के। सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के बीच में जो आता है वो ये है कि बोले सर इतना सा बता दो कि देवगढ़ शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ और देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल, प्रारंभ एवं स्वर्ण काल, जरूर याद रखना। देवगढ़ शैली का प्रारंभ और देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर ये जो देवगढ़ शैली है, इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला,
इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन, लोगों के सामने लाने का काम किसने किया। फिर तीसरा प्रश्न आ जाता है कि देवगढ़ शैली के अंदर प्रमुख रंग कौन सा है। रंग के बाद में अगला जो प्रश्न आता है वो ये है कि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है। फिर देवगढ़ शैली के अंदर प्रमुख विषय क्या है, प्रमुख विषय क्या है। तो ये अपने को कुछ चीजें यहां पर बतानी है। तो देखो आप लोग, सबसे पहली बात, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, रहने दो उसको, आंखों का अलसायपन, नथ का मोती इतना इंपॉर्टेंट मामला नहीं है, लेकिन ध्यान रखना देवगढ़ शैली का प्रारंभ और स्वर्ण काल माना जाता है आपके द्वारिकादास चुंडावत के काल को। किसको माना जाता है, आपके द्वारिकादास चुंडावत के काल को आपकी ये देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इनके बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना, तो एक चीज अपने दिमाग में रख लेना, ये जो आपके 1680 में इन्होंने, ये ध्यान रखना, 1680 में महाराणा जयसिंह के काल में, किसके काल में, हमारे मेवाड़ के जो महाराणा थे महाराणा जयसिंह, उन जयसिंह के काल में, महाराणा जयसिंह के काल में देवगढ़ ठिकाना स्थापित किया। इन्होंने महाराणा जयसिंह के काल में देवगढ़ ठिकाना स्थापित किया था, ये जरूर ध्यान रखना, स्थापित किया। तथा इन्हें 16वां उमराव कहा जाता है। ये इतिहास की बात है थोड़ी सी, इन्हें क्या कहते हैं भैया, तो इन्हें 16वां उमराव कहा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात को, यहाँ पर 16वां उमराव इनको कहा जाता है। चलिए साहब, तो ये चीज आप लोग जरूर याद रख लेना कि भैया देवगढ़ ठिकाना कैसे आया था। तो देवगढ़ ठिकाना आपके आया था कि भाई 1680 में महाराणा जयसिंह के काल में, और आपके देवगढ़ ठिकाना द्वारिकादास चुंडावत ने स्थापित किया था। और ये ध्यान रखना, इन्हें 16वां उमराव कहा जाता है। आई बात समझ में, तो ये अच्छे से याद रखना। फिर अगर बात करते हैं प्रकाश में लाने वाले कौन, इस शैली को लोगों के सामने कौन लेकर के आया था, तो उसका भी नाम आप याद रखना, श्रीधर अंधारे। क्या नाम हो जाएगा, श्रीधर अंधारे। अगर इसको लोगों के सामने लाने का काम किया तो श्रीधर अंधारे ने लोगों के सामने लाने का काम किया। रंग में इसका प्रमुख रंग पीला बताया जाता है, ध्यान रखना। चित्रकारों के अंदर जो नाम आता है वो है आपके केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, के का मतलब है आपके कंवला, के का मतलब क्या हो जाएगा, कंवला। बी का मतलब हो जाएगा बुगता, बी का मतलब क्या है, बुगता। और सी का मतलब है चोखा। तीन तो ये हैं आपके, जरूर याद रखना। और इसके अलावा अगर किसी को चाहिए ना, तो ध्यान रख लेना आप लोग, तीन तो ये पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, तीन तो क्या हो जाएंगे, ये पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर किसी को चाहिए तो आप लोग ध्यान रखना, बी से बैजनाथ, बी से क्या बनेगा, बैजनाथ, बैजनाथ। और एन से बनेगा आपके नंगा, एन से क्या बन जाएगा, नंगा। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, आप देखो मैंने किस स्टाइल में बताया, केबीसी और नीचे से एनबीसी। आई बात समझ में। तो ये चित्रकार होते हैं। एक हरचंद का नाम और दिया है, हरचंद का नाम और दिया है, जो ठीक है, नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। आई बात समझ में। हाँ, तो जरूर ध्यान रख लेना आप लोग यहाँ पर कि भाई केबीसी और इधर से क्या हो जाएगा, एनबीसी। समझ गए, ऊपर से केबीसी और नीचे से क्या हो जाएगा आपके एनबीसी, ये जरूर याद रखना। फिर अपन बात करते हैं प्रमुख विषय कि और कौन कौन से चित्रों के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, वो देखो आप लोग। तो प्रमुख विषय के अंदर एक तो आपके शिकार के दृश्य, मतलब किन के ऊपर चित्र बने हैं, शिकार पर चित्र बने हैं। राजसी ठाट बाट पर चित्र बने हैं, जरूर याद रखना, राजसी ठाट बाट पर चित्र बने हैं, ठाट बाट। ऐसे ही ध्यान रखना, अंतःपुर, दासियों का, रानियों का, इनका जो निवास स्थान होता था अंतःपुर, जिसको हरम भी बोलते हैं, उस पर भी चित्र बने हैं। और प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश पर भी चित्र बने हैं। तो ये इसका प्रमुख विषय है, जरूर याद रखना आप लोग। हाँ, तो देवगढ़ शैली के अंदर जो चित्र बने हैं ना, वो ये सब्जेक्ट आपके दिए गए जिनके ऊपर चित्र बने हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इधर देखना, उदाहरण के तौर पर अगर याद करने के लिए कहा जाए तो मोती महल एवं अजारारी ओवरी, एक तो मोती महल और एक आपके आ जाएगा अजारारी ओवरी, जरूर ध्यान रखना। दोनों स्थान के नाम हैं, एक तो उदयपुर में मोती महल है और एक अजारारी ओवरी है। और मोती महल एवं अजारारी ओवरी के भित्ति चित्र, जो दीवार पर चित्र बने हुए हैं, के भित्ति चित्र आपके कौन सी शैली में है, तो मोती महल और अजारारी ओवरी के भित्ति चित्र इसी शैली में है। इसी मतलब देवगढ़ शैली में बने हैं,
ये उदाहरण भी हो जाएगा, सीधा प्रश्न आता है पेपर में। सीधा प्रश्न पूछेगा मोती महल एवं अजारारी ओवरी के भित्ति चित्र कौन सी शैली में है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देवगढ़ शैली में। जरूर याद रखना, देवगढ़ शैली में ये विषय है। और आपके चित्रकार में केबीसी एनबीसी मैंने बता दिया। इधर देखो प्रमुख रंग में पीला आ जाएगा। और प्रकाश में लाने वाले कौन थे, तो प्रकाश में लाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट नाम है श्रीधर अंधारे। किसके काल में ये प्रारंभ हुई थी, द्वारिकादास चुंडावत। इन्हीं के काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। फटाफट से क्लियर कीजिएगा भाई, फटाफट से देवगढ़ शैली भी आप लोग क्लियर कर लीजिए भैया। ठीक है ना, तो ये अपने पास में कौन सी शैली क्लियर हो गई, देवगढ़। अब देवगढ़ के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, तो देवगढ़ के बाद में अपन एंटर कर जाते हैं भैया मारवाड़ चित्र शैली। जरूर याद रखना मेरी बात को। हाँ, किसके बारे में बात करेंगे भाई, मारवाड़ चित्र शैली के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे भाई, कि मारवाड़ चित्र शैली के अंदर अपने पास क्या क्या बातें आती है। मेवाड़ कंप्लीट हो गई। बोले सर शाहपुरा और सावर नहीं पढ़ाई। सावर तो खैर केवल नाम ही ध्यान रखना है, और शाहपुरा जो मैं आपको फट चित्रांकन पढ़ा चुका हूं ना, वो आपके शाहपुरा शैली है। जो फट चित्रांकन मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, वही आपके शाहपुरा शैली है। इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, है ना, समझ गए मेरी बात को। चलिए साहब आगे बढ़े फिर इसके बाद में, तो देखिएगा इसके अंदर आगे बात करते हैं अब अपन। हाँ जी, तो देखो आप लोग अब इसके बाद में, हाँ उमराव बोलते हैं, 16वां उमराव। अच्छा जी, उमराव मतलब कि जो ठिकानेदार होते हैं ना, वो जो प्रथम श्रेणी के जो ठिकानेदार थे उनको उमराव बोला जाता है। जो प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार थे ना, उनको उमराव। और मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, उन 16 ठिकानों को उमराव बोलते थे। ये 16वें नंबर के उमराव थे, इनको 16वां उमराव कहा जाता है। ठीक है, चलो तो भैया मारवाड़ चित्रशैली। और मारवाड़ चित्रशैली में सबसे पहले अपने पास में जो आती है वो है आपके जोधपुर। सबसे पहले अपने पास में जो आती है वो आपके जोधपुर शैली। इधर देखना आप लोग, जोधपुर शैली भाई सबसे पहले तो हमें ये बता दिया जाए कि कौन कौन से राजा इसके अंदर डिस्कस करने हैं। बिल्कुल साहब, सबसे पहले आप लोग डिस्कस करना राव मालदेव। ठीक है ना, राव मालदेव के बारे में डिस्कस करना। राव मालदेव कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आप लोग डिस्कस करना किसके बारे में, तो आप राव सूर सिंह के बारे में डिस्कस करना। अगला जो शासक है उसका नाम क्या है, राव सूर सिंह, है ना। फिर उसके बाद में आप लोग डिस्कस करना राजा गज सिंह के बारे में। राजा गज सिंह के बारे में डिस्कस करना। राजा गज सिंह के बाद में आप लोग डिस्कशन करेंगे किस पर, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। ठीक है ना, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के बारे में अपने को क्या क्या बातें मिलती है। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के बारे में बात करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह के बारे में बात करेंगे, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और महाराजा अजीत सिंह के बाद में बात करने के बाद में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आपके आ जाएगा किस पर, तो महाराजा अजीत सिंह के बाद में हम बात करेंगे यहां पर महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और महाराजा अभय सिंह के बाद में फिर अपन देखेंगे महाराजा मान सिंह, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में महाराजा मान सिंह पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जोधपुर के कुछ राजा हैं जिनके बारे में अपने को विशेषकर याद रखना है। और महाराजा मान सिंह के बाद में आखिरी जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपके आ जाएगा महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह, तो ये जोधपुर शैली के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। नंबर टू नंबर अपने को चलना है कि कैसे कैसे अपने को यहाँ पर बातचीत करनी है, उन पर आप लोग फोकस कीजिएगा। नंबर 1 जैसे अपन बात करेंगे मालदेव, नंबर 2 पर बात करेंगे शूर सिंह, नंबर 3 पर बात करेंगे अपन गज सिंह, नंबर 4 पर बात करेंगे जसवंत सिंह जी, नंबर 5 पर बात करेंगे अपन अजीत सिंह जी, नंबर 6 पर बात करेंगे अभय सिंह जी, नंबर 8 पर बात करेंगे मान सिंह जी, ठीक है ना, सॉरी नंबर 7 पर बात करेंगे मान सिंह जी, और नंबर 8 पर अपन बात करेंगे तो तख्त सिंह जी के बारे में अपन बात करेंगे। तो इधर देखो आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे मालदेव। पहला नाम मालदेव ही है ना, तो पहला नाम मालदेव है। तो इधर देखना आप लोग, मालदेव के काल में, और ये जो आपके देवगढ़ ये क्या नाम से जोधपुर शैली जो है, इस जोधपुर शैली का क्या होता है, स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, अगर अपने से पूछता है कि जोधपुर शैली का स्वतंत्र विकास किसके काल में प्रारंभ होता है, साफ साफ नजर आ रहा है, बोले भैया मालदेव के काल में प्रारंभ होता है। और मालदेव के काल में
प्रथम चित्रित ग्रंथ मालदेव के काल में अगर मैं बात करूं, प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन से ग्रंथ का चित्रण हुआ है, तो मालदेव के काल में प्रथम चित्रित ग्रंथ है उत्तरा अध्ययन सूत्र। पहला मालदेव है तो सबसे पुराना यही ग्रंथ हो जाएगा आपके, जैन ग्रंथ है, ध्यान रखना। और इस जैन ग्रंथ का आपके चित्रण हुआ है किसके काल में, मालदेव के काल में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना कि जैन ग्रंथ का चित्रण हुआ है आपके मालदेव के काल में। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ पर, ये जो मालदेव आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके काल में आपके जोधपुर में एक महल है भैया, मेहरानगढ़ दुर्ग में है ये महल, चोखेलाव, जरूर ध्यान रखना, चोखेलाव महल। तो ये जो चोखेलाव महल है, इस चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण, मतलब कि चोखेलाव महल की दीवारों पर बने हुए जो चित्र हैं वो भी किसके काल के हैं, तो वो भी आपके मालदेव के काल के हैं। जरूर याद रखना चोखेलाव महल का भित्ति चित्रण। और इन भित्ति चित्रण में सबसे प्रमुख कौन सा चित्र है, राम रावण युद्ध, ठीक है ना, राम रावण युद्ध का चित्र, राम रावण युद्ध का चित्रण लोकप्रिय है। आई बात समझ में, तो ये चीज आप जरूर याद रख लेना कि इनमें सबसे फेमस कौन सा है, तो राम रावण युद्ध का जो चित्र है ना वो आपके सबसे फेमस है इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को, यही चीज याद रखना कि भाई तीन बातें मैंने आपको बताई। पहली बात तो मालदेव के काल में जोधपुर शैली प्रारंभ होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, मालदेव के काल में एक जैन ग्रंथ था उत्तराध्ययन सूत्र, उसका चित्रण हुआ था। फिर मैंने आपको बताया कि मालदेव के काल में ही आपके चोखेलाव महल जो कि आपके जोधपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में, तो ये ध्यान रखना उसका भित्ति चित्रण, उसकी दीवारों पर चित्र बनाए। और उनमें भी सबसे फेमस कौन सा है, राम रावण युद्ध का चित्र उसमें सबसे फेमस है भैया। समझ गए। फिर आ जाओ आप शूर सिंह के काल में, ध्यान से इधर देख लेना। शूर सिंह के काल में, शूर सिंह के काल में जो चित्र बने ना वो किस किस के चित्र बने, एक तो ढोला मारू, ढोला मारू, और ढोला मारू के अलावा भागवत पुराण, ठीक है भाई। ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्र बना इनके टाइम पर, है ना, ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्र बना। सबसे खास बात बोले सर इसमें कोई विशेष बात है क्या, बिल्कुल। इन दोनों चित्रों पर अपने को कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, इन दोनों ही चित्रों पर अपने को मुगल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है ना, मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, इन दोनों चित्रों पर अपने को मुगल प्रभाव दिखाई देता है। इतना जोरदार चित्र बना है भैया कि भगवान कृष्ण और जो अर्जुन है ना, उन भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो, और उनका जो वेशभूषा जो उनको पहना रखी है, वो वेशभूषा आपके पता है कैसी है, वो वेशभूषा तो आपके मुगल प्रभाव दिखाई देता है। जबकि उनके जो चेहरे हैं ना, वो चेहरे आपके पता है कैसे हैं, चेहरे अपने बिल्कुल स्थानीय हैं, स्थानीय हैं। वैसे ही महिलाओं की वेशभूषा क्या है, वो आपके वो स्थानीय है, जबकि आभूषण मुगल है, आभूषणों पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार आपके इन दोनों ही चित्रों पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। और ये दोनों ही चित्र किसके काल में बने थे, शूर सिंह जी के काल में बने थे। आगे देखो गज सिंह जी के टाइम पर, जरूर याद रखना, गज सिंह जी के टाइम पर 1623 में वीर जी ने, और वीर जी कौन है भैया, वीर जी का नाम है विट्ठल दास चंपावत, वीर जी बोलते हैं वैसे इनको, है ना, वैसे इनका नाम है विट्ठल दास चंपावत। तो ये जो विट्ठल दास चंपावत हैं, इन्होंने आपके किसका चित्र बनाया, रागमाला का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया इन्होंने, तो इन्होंने आपके रागमाला का चित्र बनाया। जरूर याद रखना आप लोग, विट्ठल दास चंपावत ने रागमाला का चित्र बनाया। जरूर याद रखना अच्छे से, एक एक को मैं अलग करता जा रहा हूं, समझ गए। तो रागमाला तो जरूर याद रख लेना, तीसरी बार आ गया है। पहले साहिब दीन ने बनाया था आपके उदयपुर शैली में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। पहले तो साहिब दीन ने बनाया था आपके उदयपुर शैली में। देखो आप लोग, ये रहा महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए, रागमाला का चित्र इसने तो बनाया था 1628 में, ये उदयपुर के अंदर बात कर रहा हूं। फिर आपने नोटिस किया होगा तो आपको मिलेगा रागमाला का चित्र चावंड में, देखो 1605 में निसार दीन ने बनाया था भैया। और फिर अगर आप बात करते हैं तो अब आपके किस में आ जाएगा, मारवाड़ चित्र शैली में बनाया था। और मारवाड़ चित्र शैली में किसने बनाया, वीर जी ने। तीनों में अंतर कर लेना अच्छे से। फिर महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के बारे में बात करते हैं भाई, इनके बारे में क्या बात आती है, तो ये ध्यान रखना, जसवंत सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि इनके टाइम पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा। अगर जोधपुर शैली पर सबसे ज्यादा
मुगल प्रभाव पड़ा तो वो आपके किसके काल में पड़ा भैया? जसवंत सिंह फर्स्ट के काल में पड़ा। लेकिन मुगल प्रभाव के बावजूद भी इनके काल में कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण हो रहा है। ये सबसे जोरदार बात है कि कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण फिर भी इन्हीं के काल में अपने को देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना, कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण अच्छे से याद रखना आप लोग। मुगल प्रभाव पड़ा उसके बावजूद भी कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण इन्हीं के टाइम पर अपने को देखने को मिलेगा भैया। फिर इसके बाद में देखो तीसरी बात आपकी क्या आ जाएगी? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की, तो वो आप लोग देखना भैया। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की तीसरी बात, इनके काल में एक चित्रकार था और उस चित्रकार का नाम था भैया नाथा। चित्रकार का नाम क्या है? नाथा। और ये जो नाथा है ना, इस नाथा ने क्या किया? इसने जसवंत सिंह का चित्र बनाया, ठीक है ना। इसने किसका चित्र बनाया? तो इसने जसवंत सिंह का चित्र बनाया। जैसे साहिबदीन ने बनाया था ना जगत सिंह फर्स्ट का, वैसे ही इन्होंने आपके जसवंत सिंह जी का चित्र बनाया। जरूर याद रख लेना आप लोग। फिर अजीत सिंह जी के टाइम पर क्या विशेष बात है, ध्यान रखना। हाँ जी, क्लियर नजर आ रहा है आपको? हाँ, कमेंट वमेंट कर दिया करो थोड़ा बहुत, या लिखने में व्यस्त हो भैया, ठीक है ना। लिखने में व्यस्त हो तो भाई कमेंट वमेंट कर दिया करो थोड़ा सा। चलिए साहब, पहले एक बार नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से इसको, फिर आगे के बारे में बताऊंगा मैं। फटाफट नोट कीजिएगा। हाँ जी, तो अजीत सिंह जी के बारे में बात कर रहा था मैं। तो अजीत सिंह जी के टाइम पर एक तो ध्यान रखना, सामंती संस्कृति का चित्रण हुआ। अजीत सिंह जी के टाइम पर अगर अपन राजस्थान बोर्ड की किताब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके साफ साफ मिलेगा, सामंती संस्कृति का चित्रण इनके काल में अपने को अधिक देखने को मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, इनके चित्रों के अंदर ध्यान रखना, चित्रों में अधिक सजीवता देखने को मिली है। एकदम सजीव चित्रण किया गया है। चित्रों में अधिक सजीवता अपने को देखने को मिलेगी किसके काल में भैया? अजीत सिंह जी के काल में, ठीक है। हाँ जी, लिखने में बिजी है सर जी, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना, चित्रों में अधिक सजीवता अपने को देखने को मिलेगी। फिर अभय सिंह जी के टाइम पर देखो आप लोग, अभय सिंह जी के टाइम पर क्या विशेष बात है? तो अभय सिंह जी के टाइम पर और एक चित्रकार है जिसका नाम है डालचंद। ध्यान रखना, डालचंद ने अभय सिंह नृत्य देखते हुए, अभय सिंह नृत्य देखते हुए का चित्र बनाया। जरूर याद रखना, का चित्र बनाया। अभय सिंह जी नृत्य देख रहे हैं, ऐसा चित्र बनाया था किसने? डालचंद ने। समझ गए मेरी बात को? फिर आ जाओ आप लोग मान सिंह जी। मान सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो मान सिंह जी के काल को जोधपुर शैली का क्या माना जाएगा भाई? स्वर्ण काल माना जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना। और मान सिंह जी नाथ संप्रदाय को मानते थे, इसीलिए इनके टाइम पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ेगा भैया? नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। और इन्हीं ने, महाराजा मान सिंह ने ही आपके, और ऐसा कहते हैं कि जोधपुर में निर्माण करवाया था किसका? मैं आपके मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। जरूर ध्यान रखना, ये जो आपके मान सिंह जी हैं इन्होंने ही आपके मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण करवाया, जो कि आपके जोधपुर में है। तो मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था वो आपके? तो मान सिंह जी ने ही आपके नाथ पुस्तक प्रकाश मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण करवाया। इतनी सी बात है कि मान सिंह जी के काल को एक तो क्या कह सकते हैं अपन? स्वर्ण काल कह सकते हैं। नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था, ध्यान रखना, और इन्होंने मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण करवाया। अगर मैं तख्त सिंह जी के बारे में बात करूं यहां पर, तो तख्त सिंह जी की क्या विशेष बात आती है वो भी आप लोग इधर समझ लीजिएगा भैया। अगर तख्त सिंह जी के बारे में बात करता हूं तो तख्त सिंह जी के टाइम पर एक बात तो ये ध्यान रखना कि जोधपुर शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा? कंपनी शैली। जोधपुर शैली पर कंपनी शैली, जिसको अपन बोलते हैं यूरोपियन। क्या बोलेंगे उसको अपन? यूरोपियन। तो ये ध्यान रखना भाई, अंग्रेजों वाला प्रभाव
क्योंकि इनके काल में अंग्रेज थोड़े से, और मैं यूं कह सकता हूं कि ज्यादा हस्तक्षेप करते थे, तो कंपनी शैली, यूरोपियन कंपनी शैली का प्रभाव एक तो आपकी जोधपुर शैली पर पड़ा, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर एक चित्रकार था ए एच मूलर, ध्यान रखना ए एच मूलर, और ये ए एच मूलर आपके कहाँ का था, जर्मनी। तो इसने ए एच मूलर ने किसका चित्र बनाया, तो इसने आपके दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। तो भैया एक विदेशी जब आपके दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाएगा तो प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ए एच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया भैया, डेट सॉल्व। तो ये भी अपने को अच्छे से पता होना चाहिए भैया। तो इतनी देखो, जोधपुर के अंदर राजा ज्यादा हैं लेकिन बातें छोटी छोटी है, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा प्रारंभ किसके काल में, मालदेव के काल में। जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र, चौकेलाव महल के भित्ति चित्र किसके काल के हैं, मालदेव के काल के। डोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण किसके काल में हुआ, तो वो आपके शूर सिंह जी के काल में हुआ, ध्यान रखना। और ये जो शूर सिंह जी हैं, इन्हीं के काल में मुगल प्रभाव भी आ गया था। फिर गज सिंह जी के काल में रागमाला का चित्र बना, जसवंत सिंह जी के काल में सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव, फिर भी कृष्ण लीला के सबसे ज्यादा चित्र बने। अजीत सिंह जी के टाइम पर सामंती संस्कृति का ज्यादा चित्रण हुआ और चित्रों में अधिक सजीवता देखने को मिली। महाराजा अभय सिंह के काल में डालचंद नामक चित्रकार ने अभय सिंह जी का नृत्य देखते हुए का चित्र बनाया, ठीक है। फिर देखो महाराजा मान सिंह के काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी इन्हीं के काल में पड़ा और मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण करवाया। तख्त सिंह जी के काल में अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा था तो कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। और ध्यान रखना, ए एच मूलर नाम के चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। क्लियर कीजिए एक बार फटाफट से, फिर और बातें करते हैं इसके बारे में। फटाफट से क्लियर कीजिएगा एक बार आप लोग तुरंत। हाँ जी, ये चीजें आप लोग याद रख लेना भैया ना। चलिए साहब, मान सिंह जी के टाइम की एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो मान सिंह जी हैं, इनके टाइम की एक बात और, एक मतीराम करके चित्रकार था, मतीराम ने रसराज ग्रंथ का चित्रण किया। मतीराम ने रसराज ग्रंथ का चित्रण किया, समझ गए मेरी बात को, लो साहब। तो ये बात अपने को याद होनी चाहिए, रसराज ग्रंथ का चित्रण किया था मतीराम ने। आज भी महामंदिर जो जोधपुर में है ना, वहां पर ये चित्र आपको मिल जाएगा। महामंदिर जोधपुर में आपको ये चित्र आज भी मिलेगा भैया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में आगे बढ़े तो अपने पास में आती है कि जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं ध्यान रख लेना आप लोग, एक तो कि प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूंगा यहां पर जोधपुर शैली में प्रमुख चित्रकार, जोधपुर शैली में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, सभी का ध्यान इधर। तो जोधपुर शैली में प्रमुख चित्रकार, और एक मैं यहां पर बात करूंगा आपके जोधपुर शैली में कौन कौन से चित्र अपने को देखने को मिलेंगे, फिर अपनी ये जोधपुर शैली भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी भैया। तीन बातें यहां पर ध्यान से समझ लेना भैया, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। चित्रकार हो गया, विशेषताएं हो जाएंगी और आपके चित्र आपके आ जाएंगे। देखो नंबर 1, सबसे पहली बात, चित्रों के अंदर ध्यान देना आप लोग। कभी ना कभी मैंने बोला होगा महेंद्र मूमल, अरे जितनी भी जोड़े हैं ना, जोड़े सबसे ज्यादा चित्र उनके यहीं पर बने हैं, क्योंकि प्रेम कहानियों पर आधारित सर्वाधिक चित्रण आपके जोधपुर शैली में हुआ है, ठीक है। महेंद्र मूमल का चित्र आप लोग बता सकते हैं, ढोला मारू बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, ढोला मारू आप लोग बता सकते हैं। सोहनी महिवाल आप लोग बता सकते हैं, सोनी महिवाल का चित्र भी आप लोग बता सकते हैं। सोनी महिवाल के अलावा आप लोग बता सकते हैं, इसके अंदर ध्यान से सुन लेना आप अच्छे से, रूपमती बाज बहादुर, जितनी भी प्रेम कहानियां है ना, मैं तो वो लिख रहा हूं केवल, रूपमती बाज बहादुर का चित्र भी आप बता सकते हैं। ये सब आपके जोधपुर शैली है, प्रेम कहानियां ही तो है। हमने जालोर के बारे में पढ़ा था तो वहां भी एक प्रेम कहानी थी, वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात ध्यान रखना आप लोग। वेली किशन रुक्मणी री, ये भी प्रेम कहानी है भैया,
पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है ये ग्रंथ, उसके ऊपर चित्र बने हैं, वेली किशन रुक्मणी री, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ही कल्याण रागिनी, गज सिंह जी के टाइम पर चित्र बना था जोरदार, जिस पर मुगल प्रभाव अपने को दिखाई देता है, कल्याण रागिनी। ऐसे ही बिलावन रागिनी, तो जितनी भी प्रेम कहानियां हैं सब यहां पर आपके आ जाएंगी भैया। बिलावन रागिनी, तो ये तो आपके चित्र बने और सब प्रेम कहानियां हैं, तभी तो मुझे विशेषताओं में नहीं लिखना चाहिए क्या, विशेषताओं में लिखना चाहिए ना कि भैया प्रेम कहानियों पर आधारित सर्वाधिक चित्रण, ध्यान रखना। तभी तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि प्रेम कहानियों पर आधारित सर्वाधिक चित्रण, कि प्रेम कहानी पर सबसे ज्यादा चित्र अगर बने हैं तो वो आपके कौन सी शैली में बने हैं भैया, वो आपके जोधपुर शैली में बने हैं, याद रखना। और जहां प्रेम है वहां रंग कौन सा चाहिए, क्या सफेद और काला रंग चाहिए, नहीं, प्रेम में तो लाल और पीला रंग चाहिए, लाल एवं पीला रंग चाहिए, तो ये ध्यान रखना। इसीलिए सबसे मैन है पीला, क्योंकि उदयपुर में मैन लाल है, यहां पर पीला है। फिर प्रेम है तो बताओ आप लोग, शहर का चित्र चाहिए, एक जंगल का चित्र चाहिए, बिल्कुल साहब जंगल का ही चित्र चाहिए, प्रेम है तो ध्यान रखना। जंगल में कैंप, जंगल में कैंप एवं छोटी छोटी झाड़ियों का चित्रण, जंगल में कैंप एवं छोटी छोटी झाड़ियों का चित्रण, ये ध्यान रखना। जंगल में कैंप एवं छोटी छोटी झाड़ियों का चित्रण। फिर जहां प्रेम है वहां पर सूरज चाहिए कि बादल चाहिए, समतल जमीन चाहिए कि पहाड़ चाहिए, तो ध्यान रखना। जिन्होंने प्रेम किया वो तो समझते हैं कि बोले बादल हो तो ज्यादा बढ़िया है, बादलों एवं पहाड़ों का चित्रण, बादलों एवं पहाड़ों का चित्रण। बादलों में भी बिजलियां चमकती हुई सी दिख रही है भैया, ये ध्यान रखना आप लोग, बादलों एवं पहाड़ों का चित्रण, ठीक है ना। तो बादलों जिनमें बिजलियां चमकती हुई दिख रही है, आई बात समझ में, हाँ, तो ये ध्यान रखना आप लोग, तभी तो अपन बात बनाते हैं ना भैया। हाँ जी, चलिए साहब, बादलों एवं पहाड़ों का चित्रण। फिर इसके बाद में ध्यान रख लेना आप लोग कि भाई बिजलियां चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ठीक है ना, अब आप जा ही नहीं सकते, अब आप घर जा ही नहीं सकते, ध्यान रख लेना, आई बात समझ में। हाँ जी, तो बादलों एवं पहाड़ों का चित्रण, तो ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, हाँ, के था गुरुजी प्रेम करियो ही कोनी, हाँ हाँ, चलिए साहब, तो बादलों एवं पहाड़ों का चित्रण आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखो भाई, खजूर का पेड़ चाहिए कि आम का पेड़ चाहिए, अरे सर प्रेम, प्रेम में आम, वृक्ष आम, ध्यान रखना। खजूर का वृक्ष लंबा सा होता है, छाया वाया कुछ देता नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, आम का वृक्ष हो जाएगा, समझ में आ गई बात यहाँ पर। फिर इसके बाद में देखो, वृक्ष हो गया आम का, फिर पशु कौन से हो जाएंगे, पशु चाहिए, देखो नायक बैठकर आएगा आपके घोड़े पर, नायिका बैठकर के आएगी ऊंट पर, भाई दोनों की रखवाली करने के लिए एक आदमी तो चाहिए ना, कुत्ता। फिर पक्षी कौन सा चाहिए, तो पक्षी में बताया जाता है आपके खंजन पक्षी, क्या आ जाएगा, खंजन पक्षी बताया गया है राजस्थान बोर्ड में, मतलब कौवा और चील की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कौवा चील की बात कर रहा है, ध्यान रखना, आई बात समझ में, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, कौवा और चील की बात कर रहा है। फिर महिलाओं की जो आंखें हैं ना वो कैसी है पता है, बादाम जैसी आंखें, बादामी आंखें जो तूने देखी, बादाम जैसी आंखें, बात है ना, बादामी आंखें जो तूने देखी, सारा ही मूड खराब हो गया चलिए साहब, बादाम जैसी वो गुलाबी आंखें होती है, तब ध्यान रखना शराबी दिल हो जाता है, यहाँ तो बादामी आंखें देख के दिमाग का दही हो जाता है, तो बादाम जैसी आंखें। फिर ऐसे ही ध्यान रखना, जो चित्र के अंदर जो आपके महिलाएं हैं, उन महिलाओं का ठिगना कद, महिलाओं का ठिगना कद बिल्कुल एकदम आपके आलिया भट्ट, महिलाओं का ठिगना कद एवं पुरुषों का लंबा कद, बिल्कुल रणबीर कपूर, हाँ, पुरुषों का लंबा कद। तो ऐसे आपको यहाँ पर ये विशेषताएं देखने को मिलेंगी भैया, आई बात समझ में। चलिए साहब, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना भाई सबसे पहले, तो ये सारी विशेषताएं आपके जोधपुर शैली के अंदर है, और जिसको प्रेम पता है वो सारी बता सकता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं, इसके बाद में देखिएगा आप लोग, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, तो चित्रकार कौन कौन से आएंगे भैया, मेरे को तो पता है, जिसके नाम के आगे भाटी लग गया ना वो यहां पर आ जाएगा, जैसे नारायण दास भाटी,
नारायण दास भाटी का नाम आ जाएगा। और ले लो ना, शंकर दास भाटी कर लो ना। देखो मैंने कहा ना दास भाटी, अमरदास भाटी कर लो ना, क्या फर्क पड़ना है। शिवदास भाटी कर लो, क्या फर्क पड़ना है भाई। शिवदास भाटी, और भी लेना है विशन दास भाटी कर लो, विशन दास भाटी। और देखो इसके अलावा एक छज्जू, छज्जू वैसे भी दे सकता है बिना भाटी लगाए, छज्जू भाटी भी आ जाएगा यहाँ पर आपके, छज्जू भाटी का भी नाम आ जाता है, ये ध्यान रखना। फिर इसके अलावा अलग से जो मैं बताऊं वो नाम इधर देखना। एक तो कालू राम, कालू राम या रामा, ठीक है ना। एक नाम आता है अकली, एक नाम आता है आपके दाना भाटी, दाना जिसको अपन डोना भी बोलते हैं, दाना डोना। एक नाम आता है सैफू, और एक नाम आ जाएगा जीतमल। बोले सर ऊपर वाले तो आपने याद करा दी भाटी भाटी बोल करके, बाकी कौन कराएगा। तो भैया इधर देखो आप लोग, कालूराम अकेला डॉन बनकर सैफू से जीत गया, कालूराम अकेला डॉन बनकर सैफू से जीत गया। याद कर लो, क्या दिक्कत है कि कालूराम अकेला डॉन बनकर सैफू से जीत गया। फटाफट से ये भी क्लियर करो, जोधपुर शैली खत्म, फटाफट से क्लियर करो, जोधपुर शैली खत्म भैया अपने। फिर आगे बात करते हैं अपन इसके बाद में। और जोधपुर शैली में ध्यान रखना अपने, बिल्कुल बड़ी बढ़िया, जो पुरुषों का लंबा कद, दाढ़ी मूछ पूरी भरी हुई है, पूरे चेहरे पर दाढ़ी मूछ है भैया, तो वो जोधपुर शैली में ही देखने को मिलेगा। जोधपुर के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास में आती है कौन सी, बीकानेर शैली, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जोधपुर के अंदर आगे बात करें तो अपने पास में आ जाएगी आपके क्या, बीकानेर शैली। सभी का ध्यान इधर भैया, बीकानेर शैली। सबसे पहली बात तो बीकानेर शैली के अंदर अपने को क्या क्या बातें विशेषकर याद रखनी है, वो आप लोग इधर देखो, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है रे बीकानेर शैली के अंदर, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात बीकानेर शैली के अंदर भैया, एक बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, हाँ, कि सबसे पहले तो ये किसके काल में प्रारंभ हुई थी। बीकानेर शैली के बारे में बात करूं ना, तो किसके काल में प्रारंभ हुई थी, तो ये आपके महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह। और दूसरे नंबर पर जो नाम आता है ना, वो आपके आता है महाराजा अनूप सिंह। बस ये दो ही तो याद रखने हैं अपने को, महाराजा राय सिंह और महाराजा अनूप सिंह, इन दो के बारे में याद कर लेना, अपना काम हो जाएगा भैया, महाराजा राय सिंह और महाराजा अनूप सिंह, ठीक है। तो देखो आप लोग, महाराजा राय सिंह के बारे में क्या लिखना चाहिए मुझे। हाँ, कितनी देर है गुरुजी क्लास, आज तो भैया क्लास ही 8 बजे तक है, ध्यान रखना, कितनी देर है, नहीं आज तो क्लास ही 8 बजे तक है, समझ गए, आज लंबी क्लास लिए मैंने। महाराजा राय सिंह के काल में क्या लिख देना चाहिए मुझे, प्रारंभ लिख देना चाहिए बीकानेर शैली का। दूसरा, इन्हीं के काल में मुगल प्रभाव, राय सिंह जी के काल में क्या आ जाएगा, आपके मुगल प्रभाव आ जाएगा, ध्यान रखना। और फिर ये बता दो कि राय सिंह जी के काल में प्रथम चित्रित ग्रंथ, राय सिंह जी के काल में प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो भैया इनके काल में पहला चित्रित ग्रंथ है आपके भागवत पुराण। जरूर याद रखना भैया, कौन से ग्रंथ का सबसे पहले चित्रण हुआ है। जैसे अभी अपन ने जोधपुर में पढ़ा था ना उत्तराध्ययन, वैसे यहाँ पर कौन से ग्रंथ का चित्रण हुआ है, भागवत पुराण का चित्रण यहाँ पर हुआ है। समझ में आई बात यहाँ पर। तो राय सिंह जी के काल में ही तो प्रारंभ हुई है, राय सिंह जी के काल में ही मुगल प्रभाव पड़ा है, और प्रथम चित्रित ग्रंथ है भागवत पुराण। बोले सर कोई नई बात, बिल्कुल। इधर देखो आप लोग कि भैया राय सिंह जी के काल में लाहौर से 2 चित्रकार आए थे, लाहौर से एक तो आपके ध्यान रखना अली रजा, लाहौर से कौन आ जाएंगे आपके, अली रजा, अली रजा, और एक हामिद रुकनुद्दीन। आप लोग केवल रुकनुद्दीन याद रख लेना, अली रजा एवं रुकनुद्दीन लाहौर से बीकानेर आए। कहां से आए थे भैया, तो ये आपके लाहौर से बीकानेर आए, जरूर याद रखना मेरी बात को, लाहौर से बीकानेर आए थे। और इन्होंने तो यहां पर आकर के चित्रकला का प्रारंभ किया, तो ये आपके लाहौर से बीकानेर आए थे, जरूर याद रखना मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को। हाँ जी, चित्रकला कंप्लीट कर भाई आज, ठीक है। तो एक तो राय सिंह जी के काल में प्रारंभ, ज्यादा लोड ही नहीं है इसके अंदर, तो मुगल प्रभाव भी राय सिंह जी के टाइम पर ही पड़ा। पहला चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण था, ये ध्यान रखना। और लाहौर से अली रजा और रुकनुद्दीन आपके बीकानेर आए थे। आई बात समझ में, तो ये लो साहब, मैंने डबल बार लिख दिया है, लाहौर से अली रजा एवं रुकनुद्दीन बीकानेर आए, ठीक है। चलो साहब, ये मैंने आपको बता दिया भैया, ये लो काम खत्म अपने। फिर इसके बाद में बोले सर अब अनूप सिंह जी के टाइम की बात बताओ। बिल्कुल, अनूप सिंह जी के टाइम की भी बात देख लो आप लोग। अनूप सिंह जी के टाइम पर पहली बात तो स्वर्णकाल बोलते हैं,
इन्हीं के काल में तो सबसे ज्यादा विकास हुआ, तो बीकानेर शैली का स्वर्ण काल हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना आप लोग, अनूप सिंह जी के टाइम पर ही, अनूप सिंह जी के टाइम पर भैया दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ा था, दक्षिणी प्रभाव, जिसको अपन कहते हैं दक्कनी प्रभाव, साउथ, क्योंकि साउथ के अंदर गए थे ना ये, अनूप सिंह जी साउथ में काफी रहे हैं, तो अनूप सिंह जी साउथ में काफी रहे हैं, तो इनके टाइम पर ये वहां से उन चीजों को लेकर के आए, तो लेकर के आए तो इनके काल में दक्षिणी प्रभाव ज्यादा रहा। और अगर मैं बात करता हूं अनूप सिंह जी के टाइम पर चित्रकारों के बारे में कि इनके काल में कौन कौन से चित्रकार थे, तो सभी ध्यान देना इधर अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो था रामलाल, एक तो रामलाल था, एक हसन था, और एक ऊपर से अली रजा भी था। ये तीनों आपके इनके टाइम पर भी थे, ये ध्यान रखना। और कान खोल करके सुन लो, इन तीनों को क्या बोलते हैं पता है? त्रिगुट। इन तीनों को क्या कहते हैं भैया? इन तीनों को कंबाइंड, इन तीनों को कंबाइंड में क्या कहते हैं? त्रिगुट कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये तीनों आपके अनूप सिंह जी के टाइम पर थे। दो राजाओं की बात है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। बीकानेर शैली को याद करने में 5 मिनट नहीं लगती ढंग से। तो फिर आप लोगों को यह भी तो पता है कि बीकानेर शैली के अंदर प्रमुख कला कौन सी है? नहीं जानते क्या आप लोग? मुझे तो इतना सा बता दो कि नहीं सर हम तो नहीं जानते। अरे बीकानेर शैली की प्रमुख कला नहीं जानते? पढ़ाया है तुम्हें मैंने, दो कलाएं मैंने बताई थी तुम्हें, उसका वर्णन तो मैं यहां पर नहीं करूंगा अब। एक तो उस्ता कला मैंने तुम्हें बता रखी है, और एक मैंने तुम्हें बता रखी है मथेरण कला। काहे को दिमाग लगाओ रे, हस्तकला में खूब अच्छे से बता रखा है दोनों ही, उस्ता कला और मथेरण कला। हाँ इतना सा जरूर बोल दूंगा मैं आपके कि ये जो उस्ता कला है ना, ये तो आपके किससे संबंधित है? तो ये तो आपके मुस्लिम परिवार से संबंधित है, ध्यान रखना। इसमें तो कौन सा परिवार रहेगा? मुस्लिम, जिसके अंदर अपन कहते हैं उस्ता परिवार। ये तो आपके मुस्लिम परिवार से संबंधित है, ध्यान रखना। और ये आपके जैन परिवार से संबंधित है, ये जैन परिवार से संबंधित है, ठीक है ना। और देखो आप लोग, उस्ता कला जो है ना, इसका जो कलाकार है उसको क्या कहते थे? उस्ताद। उस्ता कला का जो कलाकार होता था ना, उसको उस्ताद बोलते थे, ध्यान रखना। क्या बोलते थे उसको? उस्ताद। और जब अगर आप कलाकारों की बात ही कर रहे हैं तो लो साहब, फिर कलाकारों में देखो आप लोग, अली रजा का नाम आपने लिखा है, ये उस्ता अली रजा ही तो है पूरा नाम। आप लोग लिखते हो रामलाल, आप लोग लिखते हो हसन, आप लोग लिखते हो शाह मोहम्मद। दिमाग की बत्तियां जला ली जाए, क्योंकि मोहम्मद शाह जयपुर में है, मोहम्मद शाह जयपुर में, और शाह मोहम्मद आपके बीकानेर में, ध्यान रखना। और बोले सर मुराद, मुराद भी ले सकते हो आप लोग। और बोले तो आसिर खां, उस्ता आसिर खां का नाम भी याद रखना, उस्ता आसिर खां। बहुत है तो लो साहब। फिर बोले सर इधर, हाँ इधर भी बता देता हूं कौन कौन से कलाकार हैं। मुकुंद नाम है एक का, तो एक का नाम चंदूलाल, एक का नाम मुन्नालाल, और एक जय किशन मथेरना। ये सब जैन है भैया। जय किशन, ये तो अपने नाम के आगे ही मथेरना लगाता है, ठीक है ना। इसका तो नाम ही क्या है? जय किशन मथेरना। लो साहब, आई बात समझ में? हाँ तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना बढ़िया, बताओ। मुझ 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 मुझ, मुकुंद, चंदूलाल, मुन्नालाल और जय किशन मुखमुझ, ठीक है ना। हाँ आई बात समझ में? चलिए साहब, कैसे भी याद कर लो, याद होना चाहिए। जमू चमू, ठीक है ना। मतेरना कलाकार कौन है? जमू चमू, जमू चमू। आई बात समझ? जमू चमू से भी याद हो जाए, कैसे भी याद कर लो, अपने याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके बीकानेर शैली की कलाएं हो जाती हैं भैया। अब बीकानेर शैली की विशेषताएं देखते हैं भैया, क्योंकि खत्म करते हैं इसको भी, ज्यादा बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। तो देखो आप लोग एक बार, ये जो अपनी बीकानेर शैली है, इस बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं। बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं, सभी का ध्यान इधर। नंबर 1, पहली विशेषता देखो आप लोग, एक तो रंग कौन सा है भैया? एक तो देखो अलग से रंग है यहाँ पे, स्लेटी, बादामी, बैंगनी रंग, स्लेटी, बादामी, बैंगनी, एक हरा भी कर दो, लग रहा है तो, है ना, हरा रंग। ये आपके यहाँ पर काम में लिए गए, स्लेटी, बादामी, बैंगनी, हरा रंग, ये तो काम में लिए हैं यहाँ पर। आई बात समझ में? दूसरी विशेषता क्या है? रेत के दोरे बने हुए हैं, ठीक है ना, रेत के दोरों,
एवं फूल पत्तियों का चित्रण, रेत के दौरों एवं फूल पत्तियों का चित्रण, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बीकानेर के अंदर ही, रेत के दौरों एवं फूल पत्तियों का चित्रण। सबसे बड़ी बात तो आप ये ध्यान रखना, दरबारी दृश्यों का चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दरबारी दृश्यों का चित्रण, हाँ दरबारी दृश्यों का चित्रण, ये यहां पर प्रमुख रूप से मिलेगा, दरबारी दृश्यों का चित्रण, ठीक है। हाँ जी, फिर नंबर 4, ओ भाई साहब सभी का ध्यान इधर, नंबर 4 और नंबर 5 आपके लिए लेकर के आए कुछ विशेष। नंबर 4, चित्रकारों द्वारा चित्र के साथ, चित्रकारों द्वारा चित्र के साथ नाम एवं दिनांक लिखना। चित्रकार चित्र के साथ क्या करते थे, अपना नाम एवं दिनांक लिखा करते थे, तो ये भी ध्यान रखना, चित्रकारों द्वारा चित्र के साथ नाम और दिनांक लिखना, ये भी आपके बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताओं में आती है भैया, समझ गए। चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम और दिनांक लिख देते थे, हालांकि ये फारसी से हमने कैच किया है, हमारी नहीं है ये विशेषता प्रॉपर, ये हमने फारसियों से कैच की है, तो ये ध्यान रखना, ये बीकानेर में आती भले ही है लेकिन प्रॉपर हमारे राजस्थान की नहीं है ये तो बाहर से जो चित्रकार आए थे वो अपने साथ ले आए थे भैया। फिर इसके बाद में जो आपके मुस्लिम चित्रकार हैं, उन मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, ये भी जरूर याद रखना, देवी देवताओं का चित्रण। चित्रकार मुस्लिम है लेकिन चित्रण किसका कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का कर रहे हैं भैया। नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका प्रभाव पड़ेगा, एमडीपी, मेरी डीपी का प्रभाव। एमडीपी मतलब कि मुगल प्लस दक्कनी, मुगल प्रभाव तो राज सिंह जी के काल में आया ही था ना, राय सिंह जी के काल में, दक्कनी आपके अनूप सिंह जी के काल में बताया, और पंजाबी, तो ये भी ध्यान रखना, पंजाबी प्रभाव ये भी आपको देखने को मिलेगा भैया, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसके बारे में भी, ये कौन सी शैली हो जाती है अपनी, ये आपके हाँ जी चलिए साहब, कोई दिक्कत इसके अंदर, ये बात खत्म। हाँ कुछ नोट जरूर बताऊंगा, एक अपने जर्मनी के हैं, ध्यान रखना, जर्मनी के आपके हरमन गोएट्ज, जरूर याद रखना, जर्मनी के आपके एक हरमन गोएट्ज हैं। इन जर्मनी के हरमन गोएट्ज के बारे में एक बात मिलती है, हरमन गोएट्ज ने एक पुस्तक लिखी है, और जर्मनी के हरमन गोएट्ज की पुस्तक का नाम जरूर याद रखना भैया, इनकी पुस्तक का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्ट। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भैया, ध्यान रखना, अंग्रेजी इतनी नहीं है मेरी अच्छी, है ना। आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर किसने लिखी है भैया, ये आपके जर्मनी के हरमन गोएट्ज ने लिखी है, बिल्कुल जूनागढ़ किले के अंदर ही है भाई साहब, ठीक है ना। एक तो ये बात ध्यान रखना, और एक चीज ध्यान रखना, जर्मनी के एएच मूलर, जो आपके एएच मूलर हैं, उन एएच मूलर के यथार्थवादी चित्र बीकानेर संग्रहालय में रखे हैं, एएच मूलर के यथार्थवादी चित्र बीकानेर संग्रहालय में रखे हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना, बीकानेर संग्रहालय में रखे हैं। वृक्ष पशु पक्षी वही हैं जो आपके मारवाड़ में है, जो जोधपुर में है, ये मैं पहले ही बता देता हूं, यहां पर बीकानेर में है ना। कोई अगर पूछे ना भाई आपसे, तो ये ध्यान रखना, आम, घोड़ा, ऊंट, आम ऊंट घोड़े का चित्रण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मेरी तरफ से बीकानेर की विशेषताएं भी कंप्लीट होती है, फटाफट क्लियर करो भाई, मेरी तरफ से बीकानेर की विशेषताएं भी कंप्लीट हो गई, फटाफट से क्लियर कर लेना, बता दीजिए बात क्लियर है क्या आप लोगों को, तुरंत बता दीजिएगा बात क्लियर है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे अपने पास में आती है कौन सी शैली भैया, किशनगढ़ शैली, है ना। चलिए साहब, सभी का ध्यान इधर,
तीसरी शैली लेते हैं भैया, मारवाड़ के अंदर ही अपने तीसरा जो आता है वो किशनगढ़ शैली। इस यही अपने लास्ट मारवाड़ की बड़ी शैली है, बाकी छोटे मोटे बातें करती है फिर तो, ठीक है ना। इधर सभी ध्यान देना। किशनगढ़ शैली, और इसी किशनगढ़ शैली को अपन क्या बोलते हैं भैया, बनी ठनी शैली, है ना। क्या बोलेंगे इसको अपन, क्योंकि इसमें बनी ठनी का चित्र जोरदार बना है ना, और सुनो सबसे ज्यादा चित्र कागज पर बने, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं भैया कागजी शैली। क्या बोलेंगे इसको, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं भैया कागजी शैली। तीनों नाम है इसके, समझ गए मेरी बात को। तो इसके अंदर आपको तीनों नाम मिल जाएंगे भाई, ध्यान रखना आप लोग। चलिए साहब, तो एक एक चीज ध्यान रख लेना, किशनगढ़ शैली भी बोलेंगे, बनी ठनी शैली भी बोलेंगे, कागजी शैली भी बोलेंगे। जरूरी बातें देखो आप लोग इसके अंदर क्या आती है भैया, सबसे जरूरी बातें अगर मैं बात करता हूं भैया, ये जो किशनगढ़ शैली है ना, इस किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले कौन थे। ये जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने वाले कौन थे, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि किशनगढ़ शैली का प्रारंभ और स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, कि किशनगढ़ शैली का प्रारंभ और स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं। और इधर मैं लिखूंगा कि किशनगढ़ शैली के अंदर प्रमुख चित्र कौन से हैं, कौन से चित्र यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद में मैं बात करूंगा कि किशनगढ़ शैली में प्रमुख चित्रकार कौन हैं, फिर अपन विशेषताओं पर चलेंगे भैया, ठीक है ना। पहले तो इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये छोटे छोटे जो पॉइंट है। तो देखो आप लोग यहाँ पर सबसे पहली बात भैया, प्रकाश में लाने वाले दो आदमी थे रे, एक का नाम था एरिक डिक्सन, एक का नाम तो क्या हो जाएगा, एरिक डिक्सन, जरूर याद रखना, एरिक डिक्सन और फयाज अली। जैसे मैंने आपको देवगढ़ शैली बताई थी ना, कमेंट करके बताना देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन था, कमेंट करके बताओ देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन था, फटाफट से बता दीजिए। जो आपकी देवगढ़ शैली है उस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन था, फटाफट से कमेंट करके बताना। हाँ, और यहाँ पर किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले दो आदमी थे, एरिक डिक्सन और फयाज अली, जरूर याद रखना। लेकिन स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं भैया, महाराजा सावन सिंह के काल को, ध्यान रखना। जो किशनगढ़ के अंदर महाराजा थे जिनका नाम था महाराजा सावन सिंह, उन महाराजा सावन सिंह के काल को स्वर्णकाल कहते हैं। कोई काल भी पूछे ना तो घबराना मत, 1748 से 64 बता देना तुरंत ही। आई बात समझ में, कल को कोई पूछ लेना आपसे कि इनका काल क्या था, तो 1748 से 64 बता देना बिना घबराए। समझ गए मेरी बात को, ये किशनगढ़ शैली की बात ही तो मैं कर रहा हूं आपसे, समझ गए। महाराजा सावन सिंह का काल आ जाएगा। फिर अब सावन सिंह जी के बारे में देखो आप लोग क्या विशेष बातें आती है। ये जो महाराजा सावन सिंह है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि एक तो ये आपके वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे। कौन से संप्रदाय से, तो ये जो आपके सावन सिंह है ना, ये आपके वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे। एक तो ये बात आप लोग जरूर याद रखना, कौन से संप्रदाय से प्रभावित थे, ये आपके वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया श्रीधर अंधारे। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये अपना राजपाट छोड़ दिया इन्होंने, ये वृंदावन चले गए, तथा नागरीदास के नाम से कविताएं लिखी। मतलब कि गंगाधर ही शक्तिमान है, सावन सिंह जी कौन है, नागरीदास, वृंदावन चले गए एवं नागरीदास के नाम से कविताएं लिखी। इन्होंने नागरीदास के नाम से कविताएं लिखना चालू कर दिया। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना। ऐसे ही तीसरी बात देखो आप लोग, ये जो महाराजा सावन सिंह है, इनकी एक प्रेमिका थी रे, और इनकी प्रेमिका का नाम था रसिक बिहारी। इनकी एक प्रेमिका थी और प्रेमिका का नाम था रसिक बिहारी। कहते हैं कि इस रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण करवाया, रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण करवाया, रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण करवाया। और यही आपके राधा के रूप में जो चित्र है ना, इसी को क्या कहते हैं पता है, इसी को कहते हैं भैया बनी ठनी। यही तो बनी ठनी है। बनी ठनी बोले तो नागर रमणी भी कहते हैं, ये नाम भी याद रखना कुछ। नागर रमणी क्यों उत्सव प्रिया भी कहते हैं, उत्सव प्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। उत्सव प्रिया ही क्यों कलावंती भी कहते हैं, ये सब बनी ठनी के ही नाम है भाई साहब।
आई बात समझ में। और ये जो महाराजा सावंत सिंह है ना, इनकी रचनाओं का संकलन या इनकी कविताओं का संकलन, इनकी रचनाओं का संकलन जिस नाम से जाना जाता है ना, उसको पता है क्या बोलते हैं? नागरीदास से न कविताएं लिखते थे ना, नागर समुच्चय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? नागर समुच्चय बोलते हैं। जरूर ध्यान रखना कि महाराजा सावंत सिंह ने जो भी कविताएं लिखी है ना, उन सबका संकलन जो है, सबका मिक्सर, मतलब सबको एक जगह कर लिया, उसको नागर समुच्चय बोलते हैं। समझ गए? आ जाओ भाई चित्रों में। अगर चित्रों में बात करते हो तो नंबर 1 सोचना ही नहीं है, बनी ठनी। क्या ही दिमाग लगाना, सबसे पहला चित्र ही यही है, बनी ठनी। सुन लो आप लोग, बनी ठनी, पहली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनते जाना। बनी ठनी का चित्रकार भैया मोरध्वज निहाल चंद। बनी ठनी का चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, ठीक है ना। दूसरी बात, बनी ठनी को कहते हैं भारत की मोनालिसा। इटली के अंदर लियोनार्डो दा विंची ने चित्र बनाया था भैया मोनालिसा का। यहां बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। भारत की मोनालिसा किसने कहा था यह भी बता दो? एरिक डिक्सन ने कहा। अभी जो मैंने नाम बताया ना, एरिक डिक्सन, तो ये ध्यान रखना, एरिक डिक्सन ने कहा, एरिक डिक्सन ने कहा भैया। और सुनो एक और बात, हमारी भारत सरकार ने 5 मई 1973 को, 5 मई 1973 को, और ये जो बनी ठनी है इसके ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। कितने का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। किसके ऊपर किया था भाई? बनी ठनी पर किया था। जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो एक चित्र तो ये हो जाएगा, और एक चित्र जो है नंबर 2, वो आपके आ जाता है चांदनी रात की संगोष्ठी। 2 चित्र हैं यहां पर, ध्यान रखना, बनी ठनी और एक आपके चांदनी रात की संगोष्ठी। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, चांदनी रात की संगोष्ठी भी आपके और किशनगढ़ शैली में ही बना है। और इसका भी चित्रकार याद रखना, इसका चित्रकार अमरचंद है भैया।